दुर्भाग्य से किरण बहुत बाद में आई। जो हमारा आज का विधायक है विशंबर वाल्मीकि जी, ना वो सामाजिक है, ना वो संघर्ष करने वाला है, ना इस क्षेत्र के लिए उन्होंने प्रयास किया। एक तरफ मोदी और दूसरी तरफ फौजी, रामकिशन फौजी। मोदी के नाम के सामने फौजी छोटा हो गया। मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ पाए थे पिछली बार। 10 साल में मेरे को बदल दिया। मैं सरकार में तो मैं रात दिन काम करता था। इस विशंबर का कोई ना काम है ना इसका नाम है। ये बीजेपी और आरएसएस के लोग इस सारे देश को जुड़वा देते। मैं समझता हूँ कि मेरे भी जितने मुख जुड़ाए शायद हिंदुस्तान में आज तक जिसमें किसी में बड़े नहीं होंगे। मेरे 302 लगा दी। खांडक में कोई मर गया वो मेरे नाम, और कोई कहाँ मर गया वो मेरे नाम, कहाँ और कहीं घटना होगी वो मेरे नाम। आपके पड़ोसी हैं सतबीर रतेरा, उनके घर पर भी बड़ी थी रेड। ऐसे लोग जो है ये बीजेपी के लोग हो सकते हैं। छोटे मोटे जो भी इन्होंने गलत काम करे होंगे तो वो वहीं हो सकता है, कांग्रेस में कभी नहीं हो सकता। वो तो अपना दबाव बनाएंगे, या तो उनकी पार्टनरशिप होगी या उनका हिसाब किताब ठीक नहीं हुआ होगा। अच्छा, हिसाब किताब पूरा नहीं दिया होगा। बीजेपी वालों को तो वो तो पकड़ेंगे। अगर कोई मास्टर है तो मास्टर की तो 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है उसका, तो 100 गज का प्लाट बहुत मुश्किल पड़ता है उसका। अगर कोई ज़्यादा कोई साम्राज्य किसी ने खड़ा करा होगा तो इसका मतलब कहीं आजकल मास्टरों के ज़्यादा ही ऊंचे मकान है। नहीं, रामकिशन फौजी थोड़े घमंडी टाइप के इंसान हैं। घमंडी टाइप तो नहीं कह सकता। चौधरी बंसीलाल का आपने जिक्र किया, सुरेंद्र जी का जिक्र किया, किरण चौधरी जी का जिक्र नहीं किया आपने। नमस्कार फौज साहब। नमस्कार जी। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या तैयारियां चल रही हैं? आज भी चुनाव आ चुका है, 2024 विधानसभा। सबसे पहले तो मैं सच खबर दिखाने का आपका था हरियाणा का शुक्रिया था और धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया। और बिल्कुल सही बात है कि अब लोकसभा का इलेक्शन के बाद वह विधानसभा के इलेक्शन की तैयारी है। वैसे तो जीवन में मुझे 25 साल हो गए राजनीति में जी, और सब चौधरी बंसीलाल जी की आशीर्वाद से। चौधरी सुरेंद्र सिंह तो मेरे राजनीति गुरु थे जी। मैं तो एक अच्छा मेरा बिजनेस था खानक के अंदर। मेरी बहुत बड़ी वर्कशॉप थी जो क्रेशर के पार्ट बनाते थे हम फौजी के नाम से, बहुत मशहूर। और हमारे 2 क्रेशर थे और अच्छा पहाड़ का काम था। मजदूरों के साथ मिलके, लोगों के साथ मिलके बहुत अच्छा जीवन और अच्छा बिजनेस था हमारा जी। और चौधरी बंसीलाल जी ने पता नहीं वहाँ मूंगीपा बाबा की हम सब पूजा करते हैं, वहाँ का सबका उनका आशीर्वाद रहता है। उनकी मेहरबानी से तो 2000 के अंदर चौधरी बंसीलाल जी ने मेरे को बुलाया। अच्छा। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने लवानी कोठी पे। भैया रामकिशन फौजी एक बहुत ही अच्छा इंसान है, काम करने वाला है, लेकिन नीति से लोगों का साथ देता है। तो मेरे को बुला के वहाँ जो विकास पार्टी की टिकट के लिए चौधरी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो। भाई मेरी राजनीति तो करने की मंशा है। हाँ। और मेरे पिताजी तो किसान, ये अच्छे किसान थे जी, खेतीबाड़ी का काम करते थे। तो मैंने कहा अगर आप आशीर्वाद दोगे तो मैं तैयार हूँ। हम लोगों से मैंने बात की और चौधरी बंसीलाल जी ने 2000 के अंदर विकास पार्टी का कैंडिडेट वाणी खेड़ा जी मेरे को बनाया और अच्छे मार्जिन से, लोगों के आशीर्वाद से मैं वहाँ से विजयी हुआ। अच्छा, चौधरी बंसीलाल की नज़र पड़ी आप पे और एक अच्छे खासे नेता बन गए भवानी खेड़ा के। एक बात और चल रही है कि जगन्नाथ को पछाड़ने के लिए रामकिशन फौजी को मैदान में उतारा गया। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दोहरा नहीं। चौधरी जगन्नाथ और चौधरी अमर सिंह जी दोनों मेरे लिए आदरणीय हैं और उन्होंने बहुत लंबे समय से भवानी खेड़ा में राजनीति की और वो कई बार विधायक भी रहे। चौधरी अमर सिंह और चौधरी जगन्नाथ जी मंत्री भी रहे। और मुझे टिकट देने के बाद में मेरे दोनों से मेरा मुकाबला हुआ। एक ही बात थी कि भारी उम्मीदवार चौधरी जगन्नाथ जी भी भवानी खेड़ा के पसंदे नहीं थे। उनका गांव जो है सिरवाल था और चौधरी अमर सिंह का गांव जो है खांडा खेड़ी जो हांसी के अंदर ब्लॉक के अंदर आता है जी। तो लोगों की भी मांग थी कि हमारे इस क्षेत्र का, हमारी जो लड़ाई लड़ सके। यहाँ बहुत लंबे समय से यहाँ विकास नहीं हो पाया भवानी खेड़ा में और बहुत बड़ी मांग थी वहाँ पानी की। जो हमारी नहर थी मेन सुंदर। और मेरा राजनीति का सबसे बड़ा कोई समर्थक गांव रहा तो वो कुंवारी, एक कुंवारी क्रांतिकारी गांव है, भवानी खेड़ा विधानसभा में आता था और हमारा बहुत हज़ारों लोगों में लगाव था। और वहाँ कुंवारी के अंदर हम इकट्ठे होकर सब लोग, कुंवारी नड़वा से, नड़वा आदरणीय स्वर्गीय जिंदल साहब का गांव था और मेरी भी वहाँ मजबूत पकड़ थी। तो हमने सब मिलजुल के, जब चौधरी बंसीलाल जी ने और चौधरी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि आप इलेक्शन लड़ने की तैयारी करो, हम कुंवारी में इकट्ठे हुए
और वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। और 2000 का विधानसभा का इलेक्शन में लगभग 14,000 वोटों से मैं विजयी हुआ। और चौधरी बंसीलाल उस टाइम तो शाम से ना लड़के भिवानी में उन्होंने इलेक्शन लड़ा। चौधरी बंसीलाल की जो जीत थी शायद मुझे लगता है कि 6,000 के लगभग चौधरी बंसीलाल जीते और हम 2 विधायक थे। उसके बाद में हमारा राजनीति में प्रवेश और लगाव आज तक। चौधरी बंसीलाल का आपने जिक्र किया, सुरेंद्र जी का जिक्र किया, किरण चौधरी जी का जिक्र नहीं किया आपने। पहले उनके साथ में काफ़ी लंबे समय तक काम किया, फिर किरण चौधरी को छोड़कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ कैसे मिलाप हुआ, क्या अनबन हुई किरण चौधरी के साथ जो आपने किरण चौधरी को छोड़कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुना? देखिए, जब हमारी विकास पार्टी थी उसके अध्यक्ष चौधरी बंसीलाल जी थे, मुखिया पार्टी के। और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी उसके जनरल सेक्रेटरी थे। और किरण जो है उस टाइम हरियाणा में राजनीति नहीं करती थी। किरण दिल्ली के अंदर, हाँ, और वो कांग्रेस पार्टी की राजनीति करती थी। हमारा वहाँ उस टाइम इतना उनसे लगाव या मेल मिलाप, जब दिल्ली सुरेंद्र सिंह जी मिलने जाते थे जब हमारी दुआ सलाम हो जाती थी। इतना हमारा राजनीति की शुरुआत मैंने चौधरी बंसीलाल जी से और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी करी। और ख़ास करके जो किसान आंदोलन हमारा, जो कुंवारी का पानी का और पहाड़ का, जो मज़दूरों की जो मांग, वहाँ पहाड़ की बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, उसकी हमारे मांग थी कि चौधरी बंसीलाल की अगर सरकार बनती है तो पहाड़ मजदूरों को मिलेगा। इस कारण किरण बहुत बाद में आई। किरण तो दुर्भाग्य से मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, ये चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की जब ये हेलीकॉप्टर के अंदर दुर्घटना के अंदर जो डेथ हुई, उसके बाद में किरण यहाँ हरियाणा में आई है। और उस परिवार के साथ मेरा बहुत ही लगाव भी रहा है और बहुत ही अच्छा मेरे को उन्होंने प्यार भी दिया है। और ऐसा नहीं है कोई कहीं रहे, राजनीति की शुरुआत मैंने चौधरी बंसीलाल के परिवार से की है और मेरा लगाव उस परिवार से रहा है। और किरण उसके बाद में आई है। तो हम सब कांग्रेस में थे। किरण जी ने भी विधानसभा का इलेक्शन लड़ा चौधरी सुरेंद्र सिंह जाने के बाद में, वो भी विधायक बनी, मंत्री बनी, और मैं भी विधायक था। तो हम सब कांग्रेस पार्टी के थे। और हमारा जो है हाईकमान का फैसला था कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, तो सब उनके नेतृत्व में हमने काम किया। और इस क्षेत्र का, भवानी खेड़ा का, जो बहुत लंबी मांग थी इस क्षेत्र की, वो विकास करवाया। किरण को क्यों छोड़ा? नहीं, जब हम सब कांग्रेस में ही सब थे, मुखिया हमारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी था, बोलने वाली कोई बात ही नहीं थी। एक गुट तो था? नहीं, कोई कांग्रेस में कोई गुट नहीं होता, हम सब मिलके। हाँ, मेरा उस परिवार से लगाव रहा है, वो आज भी है, बाद में भी रहेगा और वो रहेगा। चलो एक सवाल किरण पे ही कर लेते हैं। कांग्रेस की अच्छी नेता थी और कहीं ना कहीं कहती थी कि मोटी कलम लेकर आऊँगी, यानी कि सीएम बनने की दावेदारी करती थी किरण चौधरी। बीजेपी में चली गई हैं और अब सीट भी पीछे वाली मिल रही है उनको। कैसे देखते हैं कि किरण चौधरी बीजेपी में चली गई? क्योंकि पहले भी बहुत सारे नेता कांग्रेस के बीजेपी में गए हैं, कुछ तो वापस आने लगे हैं। तो किरण चौधरी का ये भाजपा में जाना आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कोई भी नेता जब कार्यकर्ता रहता है तो कार्यकर्ता नेता बनने की कोशिश करता है। और जब विधायक बन जाता है तो हर आदमी सोचता है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए, विकास के लिए मोटी कलम मिलेगी, मैं मंत्री बनूंगा, मैं मंत्री से कोई ऊपर बनूंगा। तो ये सब की मतलब अपना अधिकार है। मैं भी सोचता हूँ कि मेरे अगर क्षेत्र में अगर मैं अब की बार विधायक बना, पिछली बार मैं CPS था, मैं सोचता हूँ मोटी कलम मिलेगी, मंत्री बनेंगे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो और ज़्यादा विकास कर सकूँगा। तो ये सब सोचते हैं और सब उनका अधिकार भी है और सोचना भी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, भवानी खेड़ा की बात करें, 3 बार के विधायक आप, और पिछली 2 योजनाओं से विशंबर वाल्मीकि जी हैं, वो विधायक हैं। भवानी खेड़ा पहुँचे, गाँव में भी गए, कुछ नाराज़गी तो उनके प्रति देखने को मिली है, लेकिन लगातार उनको बीजेपी का साथ मिल रहा है, लोगों की भावनाएं मिल रही हैं। और अब की बार 2024 का चुनाव है तो कहीं ना कहीं फिर से दावेदारी बीजेपी की तरफ से विशंबर वाल्मीकि जी की है। क्या लगता है 10 साल में विशंबर वाल्मीकि जी ने विकास कार्य जो करवाए हैं, आप किस नज़रिए से देखते हैं उनके विकास कार्य जो हुए हैं? ठीक बात है अमन जी कि मेरा 15 साल मैं विधायक रहा, 5 साल तो मैं विपक्ष में रहा, लास्ट में आगे हमारी पार्टी जो विकास पार्टी कांग्रेस में मर्ज हुई और उसके बाद हम आज 21 साल से मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ।
और मेरा जो विधानसभा था पहले, जो परिसमन से पहले हमारा भवानी खेड़ा शिवानी का ये जो एरिया था, जो भिवानी ब्लॉक का जो गांव है, ये गांव हमारे विधानसभा में नहीं आते थे। मेरे कुछ गांव तो जो कुंवारी के साइड के और शिवानी का जो एरिया था वो भवानी खेड़ा में आता था। और उस टाइम तो मैं कुछ नहीं करा पाया। मैं जो नया विधानसभा जब बना तो मैं एक बार यहाँ का विधायक रहा, जो खरक कलंगा परिसमन के बाद में। ये 5 साल मेरे को मौका मिला काम करने का, और मैंने पूरी कोशिश, लगन, दिन रात मेहनत करके, मैं ये समझता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मेहनत करके अपने इस क्षेत्र के लिए 5 साल के अंदर इतने काम कराए शायद पिछले 30 साल में नहीं हो पाए होंगे। और आपकी बात सही है, विशंबर वाल्मीकि जी भी 2 बार सरकार में अभी हैं, मंत्री भी हैं, और मंत्री होने के नाते उनके पास पावर भी बढ़ती है विधायक की, उस क्षेत्र का विकास भी। लेकिन दुर्भाग्य और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो कभी भी कोई राजनीति में कोई प्रवेश करता है, पहले राजनेता, चाहे वो सरपंच हो या जिला पार्षद का मेंबर हो, लोकसभा का सांसद हो या दूसरा विधायक हो, वो पहले सामाजिक होता है। काम तो चलते रहते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। मेरा अपना मानना है जी कि जो हमारा आज का विधायक है विशंबर वाल्मीकि जी, ना वो सामाजिक है, ना वो संघर्ष करने वाला है, ना इस क्षेत्र के लिए उन्होंने प्रयास किया। उसका तो जो उसको 2 बार का मौका मिला, मैं समझता हूँ, मैं पिछली बार भी थोड़े मार्जिन से आ रहा हूँ, बहुत थोड़े मार्जिन से, और हमारे खिलाफ विपरीत हवा थी, क्योंकि जो उसके बीजेपी के दोस्त थे, जेजेपी, बीजेपी और कांग्रेस। जेजेपी जब इलेक्शन में ये कहती थी कि बीजेपी को हम यमुना पार करेंगे, हमारे को बहुमत दें, कांग्रेस को हम बाहर करेंगे, और हम किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ समझौता नहीं करेंगे, तो लोगों ने गुमराह होकर, नौजवान जो दुष्यंत ने जो एक भ्रम फैला रखा था, जैसे बीजेपी ने मोदी के नाम का, ये तो चौधरी देवीलाल का पोता है, चौधरी देवीलाल जी जैसा काम करेगा। चौधरी देवीलाल जी बहुत ही आदरणीय है और बहुत ही सम्मानजनक नेता हम मानते हैं, वो है और रहेगा। और लोगों ने सोचा कि ठीक है, तो कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो कुछ इस कारण जो हमारे मार्जिन कम रहे, तो वो बीजेपी को फायदा हो गया, और विधानसभा में जेजेपी और बीजेपी दोनों यार बन गए और सरकार उन्होंने बना ली। और जो विशंबर वाल्मीकि की जो बात रही, विशंबर वाल्मीकि को मैं समझता हूँ अपने आप को, मैंने भी 25 साल हो गए, बहुत दुख सुख, और भवानी खेड़ा के जो लोग हैं मेरा 3 पीढ़ी से लगा हुआ है। बहुत लोग हमारे बीच में नहीं रहे होंगे, उनके बच्चे हैं, उनके आगे वाले भी पीढ़ी है, आना जाना, दुख सुख, शादी ब्याह, हर समय में उनके बीच में रहा हूँ। तो विशंबर वाल्मीकि तो एक मोदी और बीजेपी के द्वारा एक भ्रम फैलाया गया था 10वें देश में कांग्रेस के खिलाफ, और ख़ास करके इसमें प्रमुख अन्ना हजारे और बाबा रामदेव, इन दोनों ने, कांग्रेस ने बहुत बड़ा करप्शन कर दिया, 70 साल में कुछ नहीं किया, ये किया, हम बेरोजगार की जो है इतनी बढ़ गई, नौजवान बच्चे हमारे जो है विदेशों में जा रहे हैं, आज रोज़गार नहीं है। तो लोगों ने बहुत दिन के मीडिया के द्वारा भी, खास करके मीडिया की बहुत भूमिका थी, जो बड़े बड़े चैनल थे, तो उसके द्वारा जब मोदी का जो भरम जाल में लोग फंस गए और विशंबर वाल्मीकि को वोट नहीं दिए मोदी के नाम के, एक तरफ मोदी और दूसरी तरफ फौजी, रामकिशन फौजी मोदी के नाम के सामने फौजी छोटा हो गया था। हमारे इसको 2 बार का मौका मिल गया। कभी ये समझता हो कि मेरे संघर्ष के कारण या मेरे काम के कारण, मेरी सामाजिक कार्यकर्ता के कारण इसको वो वोट नहीं मिला, और ये मोदी का नाम का वोट, और पिछली बार फ़ायदा उठा गया। वो 70 पार का नारा जो था, उसकी वजह से इसको विधानसभा लास्ट 2 दिन जो थे उसमें बीजेपी मीडिया के द्वारा एक दिया 4 सीट आएंगी कांग्रेस की। अगर ये पता होता कि 31 सीट कांग्रेस की होंगी, हम तो थे, हम मानना था हमारा, लेकिन मीडिया के द्वारा, अखबारों के द्वारा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा ये भ्रम फैला दिया, इस वजह से अच्छा, उस भ्रम में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी फंस गई थी 70 पार के नारे में, कि अब की बार 70 पार 75 पार। तो कांग्रेस को भी लगने लगा था कि अगर 70-75 का नारा दे रहे हैं तो 55-60 तो आ जाएंगी, सरकार बना जाएगी बीजेपी। और इस भ्रम में कहीं ना कहीं जो काम करना चाहिए था कांग्रेस को, जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ना था, वो चुनाव नहीं लड़ा। और ऐसे ही बात रामकिशन फौजी के साथ हुई थी, मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ पाए थे पिछली बार। देखिए अमन जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे कार्यकर्ता को हमने कोशिश की, कार्यकर्ता ने बहुत काम किया,
और कहीं न कहीं हमारी जो है कमज़ोरी भी मैं मानता हूँ रही। इतना जो भ्रम फैला रखा था, हम तो कहते थे, जो हमारे जो मीटिंग होती थी हमने कहा है इतना ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मीडिया ने इतना भ्रम जाल फैला दिया, इतनी झूठ फैला दी। जैसे वो कहते हैं ना 100 बार एक बात को झूठ बोलोगे तो उसको सच साबित करने की बीजेपी ने इतना भ्रम फैला दिया, उसको हम दूर नहीं कर पाए। और उसी कारण हमारी कांग्रेस जो है दूसरी बार हमारे, और अब की बार जो है सारी वो कहते काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लोगों ने भुगत लिया। इन्होंने कहा कि एक मौका दिया, हमें पूरा काम नहीं कर पाए, अब दूसरा मौका दे दिया, हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया। जो डबल इंजन की सरकार है, लोग इसमें भी गुमराह हो गए कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार डबल काम करेगी। हिंदुस्तान में मोदी सरकार, हरियाणा में खट्टर सरकार। अब ये सारा इस हरियाणा का बेड़ा गर्क करके उसका मुखिया ये खट्टर को यहाँ से निकाल दिया और अब सैनी साहब को भेज दिया। तो मैं समझता हूँ कि भरमजाल के कारण, और इसमें कोई दौरा नहीं, अपनी कमी को मेरा मानना, मैं फौजी होने के नाते थोड़ी सी कमी हमारी भी रही है। और बात आपने ये कहा कि मेरी कमजोरी, मैंने अपने तरीके से खूब इलेक्शन बढ़िया लगा, हमारे कार्यकर्ता ने दिन रात मेहनत करी, लेकिन हवा जो है विपरीत हवा बताई गई। उस विपरीत हवा का कई बार 10% लोग ऐसे भी होते हैं, भाई सरकार बनने लग रही है उसको वोट डालते, अगर फौजी विधायक बन गया सरकार बने नहीं, उसके कारण भी कमी रहेगी। तो लेकिन अब की बार उसका सारे का सारा जो फ़ायदा कांग्रेस को, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो काम किए उसका, और जो मैंने काम किए बवानी खेड़ा, उसका फ़ायदा मिलेगा। मैं समझता हूँ अब की बार अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ईमानदार, टिकाऊ, सच्चा और संघर्षशील बवानी खेड़ा की मैंने लड़ाई लड़ी है, चाहे सत्ता पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे। अच्छा, हवा अब की बार थोड़ी चल रही है कांग्रेस की, 5 सीटें लोकसभा में निकाल ली, और कहीं ना कहीं उसके बाद जो नेता हैं वो भी बढ़ गए हैं। आपकी बवानी खेड़ा विधानसभा की बात करें तो दावेदारी वहाँ से भी बहुत सारे लोगों की हो चुकी है, यानी कि एक हवा का रुख जिस तरफ होता है तो बहाव भी उसी तरफ ज़्यादा होने लगता है। एक कहीं ना कहीं कहें कि परेशानी नहीं दिखाई दे रही कि इतने सारे उम्मीदवार हो गए हैं बवानी खेड़ा हल्के से, तो पहले विशंबर को टक्कर देना तो बाद की बात है, पहले उन भावी विधायकों को भी टक्कर आपको देनी पड़ेगी जो टिकट मांग रहे हैं। बिल्कुल अमन जी, आपने बड़ी खुशी हुई मेरे को, आपके मुँह से मीडिया के द्वारा ये बात कही कि हमारी हवा बन रही है, तो ये सच्चाई है। जब मीडिया ने मान लिया, लोगों ने मान लिया, हमारी बात को मीडिया नहीं मानता था, लोगों ने मान रखा था। और जब हवा बनेगी तो जब ही तो हमारी सरकार आएगी, और जब लोग टिकट मांगेंगे हवा देख के, जब ही तो सत्ता पक्ष के हम नज़दीक पहुँचेंगे और हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दौरा नहीं कि सरकार जब दिखती है 10 साल इनका जो वादा खिलाफी की है बीजेपी ने, उसके और 10 साल में तो सरकार बदल ही देते हैं लोग आमतौर पे। हरियाणा का भी ये कांग्रेस के बदल गई 10 साल में हमने काम किया, 10 साल में मेरे को बदल दिया मैं सरकार में तो मैं रात दिन काम करता था। इसमें से मेरे का कोई ना काम है, ना इसका नाम है, ना इसका कोई संघर्ष है, इसको मिल गया मौका, अच्छी बात है चलो। लेकिन मैं ये समझता हूँ आने वाले समय में अगर विश्व वाल्मीकि यहाँ से बीजेपी का उम्मीदवार होया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसकी जमानत जब्त होगी। एक तरफा इलेक्शन होगा कांग्रेस का, और दूसरा दावेदारी बढ़ेंगी, प्रजातंत्र है, सबका अधिकार है। ये कांग्रेस पार्टी है, ये सब की है, हर जाति, हर धर्म, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, हर आदमी की पार्टी है, और सबका अधिकार भी है वो अपनी टिकट मांगने का फैसला हाईकमान ने करना है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे विधायक दल के नेता हैं, आदरणीय अध्यक्ष हमारे हरियाणा के उदयभान जी हैं, और खड़गे साहब और राहुल जी, जो भी जिसके बारे में कांग्रेस को टिकट देंगे, हमारा पहला काम ये है कि हमने कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करना, और बीजेपी जो कुशासन है, कुशासन को हटाना, और हरियाणा का जो जैसी ऐसी योजना लेके ये जो लोग आए हैं, जो आज एक दिन ऐसा फांसी का फंदा कर दिया इन लोगों ने, जो हर रोज़ ये नया जो इन्होंने ये ऑनलाइन सिस्टम कराया है। आज आपका नाम अमन भाई, दूसरे नाम दिन जाओगे आप तहसील में आपका नाम गोपीनाथ है, तीसरे दिन आप जाओगे आपका पिताजी की डेथ दिखा देंगे, चौथे दिन दिखाए जाओगे तो कुछ और दिखा देंगे। एक दिन आपकी आमदनी 1 लाख, तीसरे दिन आपकी आमदनी 5 लाख। एक गरीब आदमी जो मजदूरी करता है उसकी आमदनी बेचारे की उसकी 1 लाख भी मुश्किल से होती है, उसको आधी टाइम तो मजदूरी नहीं मिलती। तो ये जो इन्होंने पोर्टल जो बनाया है, ये बीमारी है, इस बीमारी को मिटाना बहुत ज़रूरी है। सबके पीले कार्ड काट दिए, गरीब आदमी का तो एक बहुत, ये कहते हैं हम तो कोटे के अंदर है, राशन 5 किलो देते हैं। ये तो कांग्रेस का, आज से नहीं, कोटा तो चीनी भी मिलती थी, जो चीज़ अकाल पड़ जाते थे
अकाल पड़ने के टाइम में उसको गेहूँ अनाज मिलता था जी सस्ते भाव में, कई बार गरीब आदमी को फ्री में। और डीजल, ये मटिया तेल, डीजल महंगा होता था और मटिया तेल जो हमारे घरों में यूज होता था तो उसको वो मिलता था, चीनी मिलती थी, गेहूँ मिलता था, चावल मिलता था। तो ये तो एक भरम जाल फैला रही है, सब कुछ ये कह रही है हमने ही किया। तो अगर इन्होंने किया है तो 10 साल का काम बताएं। अच्छा, एक बात चलती कि जो राशन कार्ड है वो तो पहले भी थे और सरकार ने ऑनलाइन कर दिए, तो हालांकि कई त्रुटियां हैं ऑनलाइन में। आपने जैसे कहा कि फैमिली आईडी और इनमें जो इनकम है वो ज़्यादा दिखा देना, लेकिन कांग्रेस के टाइम में जिस सरपंच की, जिस नेता की अच्छी होती थी उसका तो पीला गुलाबी कार्ड बन जाता था, और जिसकी नहीं बनती थी, जिसने वोट नहीं दिया था, उसका हरा रहता था। देखिए अमन भाई, मैं सच बात मानने के लिए तैयार हूँ। कोई भी आप अगर कोई चीज़ को लागू करोगे 10% तो 5%, 10% उसमें खामियां रहती हैं। हमारे टाइम में बाकायदा एक कमेटी होती थी, वो सर्वे करती थी, वो गांव में जाती थी, मौके पे जाके देखती थी ये कितना गरीब आदमी है, सरपंच के द्वारा, नंबरदार, चौकीदार के द्वारा, और सब लोग वहाँ मौके पे जाके उसकी जैसे भी फ़ोटो खींच के ले गए। उस तो वीडियोग्राफी नहीं होती थी, उस टाइम फ़ोटो खींच के लेके आते थे। और ज़्यादातर जो भी लोग गरीब होते थे उनका पीला कार्ड चाहिए, वो कोई परसेंटेज नहीं थी। आज तो इन्होंने परसेंटेज कर दी कि 10% से ज़्यादा पीले कार्ड नहीं बढ़ेंगे, चाहिए आप पे गरीब लोग 20% हो, तो इसका मतलब तो शर्त रख दी। हमारे टाइम पर शर्त नहीं होती थी। और बाई चांस इक्का दुक्का कोई लोग अगर बाई चांस, देखो ऐसा मैं ये कह दूँ कि नहीं होता, कोई अगर कार्यकर्ता होता था बाई चांस, कोई अपनी कार्यकर्ता अपनी व्यवहार के कारण या कोई मेल मिलाप के कारण इक्का दुक्का कोई कार्ड अगर बना होगा तो हो भी सकता है, लेकिन ये नहीं कि 99% सही लोगों को और सही जो उसके वाजिब हकदार थे उन्हीं का पीला कार्ड बनता था। उनकी आमदनी, उनका सारा काम, ये तो हर महीना इन्होंने ये सिस्टम चला दिया। हर महीने आमदनी थोड़ी बढ़ती है किसी की, उसी टाइम काट दिया, उसी दिन कर दिया। आज उस आमदनी के हिसाब से बिजली का बिल शर्त रख दी। बिजली का बिल अगर बाई चांस, कई बार बिजली का बिल मीटर ख़राब हो जाए, जंप मार जाए, या कई बार ऐसी हो जाए कोई आपकी ब्याह शादी हो जाए, या बाई चांस मीटर ख़राब आ जाए, उसकी ये कंप्यूटराइज मीटर है, जो हम पहले ही कह रहे थे ठीक नहीं है, उसकी रीडिंग ज़्यादा निकल गई 10,000 अगर साल का बिल हो गया तो भी पीला कार्ड कट गया। बिल से इसका क्या ताल्लुकात है? तो ये सरकार जो है गुमराह कर रही है ना, गरीबों से लेना देना नहीं है। किसान और ये अमीरों की पार्टी है। अंडानी, अंबानी ये शादी में भी जाएंगे ना प्रधानमंत्री जी, तो भी इन्हीं की शादियों में जाएंगे, किसी गरीब के घर में जाके नहीं, ना तो ये खाना खाते ना गरीब के घर में जागते। ये पार्टी पहले से हम कहते आ रहे थे कि ये पार्टी अमीरों की पार्टी है और अमीरों के ही साथ है, गरीब जो है और गरीब होता जा रहा है। अच्छा, सरकारी नौकरियों में बीजेपी सरकार कहती है कि मेरिट के आधार पर नौकरी दी गई है। क्या लगता है बीजेपी सरकार ने मेरिट के आधार पर नौकरी दी है? देखिए, उनकी सरकार है, सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा जो बात कही जाएगी वो अखबारों में छपेगी। मंत्री है, मंत्री के द्वारा कोई भी जिम्मेवार लोग सरकार के हैं वो अखबारों में छपेगा, लेकिन इसकी सच्चाई जो विपरीत है, ये जो अभी देखा आपने पूरे हिंदुस्तान में बच्चे कैसे नीट की जो एग्ज़ाम था, इसके अंदर देखा आप कितनी बड़ा फ्रॉड है। मंत्री ये कह रहा है कि सारा, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है इसमें गड़बड़ी हुई है, और मंत्री ये कह रहा है नहीं हुई है। तो आपने पीछे देखा होगा HPSC के दफ्तर के अंदर पैसे पकड़े गए, वो लोग गिरफ्तार हैं। गिरफ्तार तो करने पड़ेंगे, मजबूरन है, उनकी मजबूरी है, प्रजातंत्र है, नहीं तो लोग गिरफ्तार कराएंगे, विपक्ष गिरफ्तार कराएगा। मैं ये समझता हूँ ये नारा जो इनका खोखला है। सारी जितनी भर्तियाँ हैं इन्होंने गलत तरीके से भर्तियाँ की, पहली बात तो। अब ये 5 नंबर जो इन्होंने जो आरक्षण में आरक्षण दिया, इनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, संविधान में ये चीज़ लागू नहीं हो सकती। ये डी ग्रुप की इनकी नौकरियां थी, जो डी ग्रुप की थी, सी ग्रुप की थी, 5-5 नंबर की, हाई कोर्ट ने उसको उन नौकरियों को क्रैश कर दिया। वो बच्चे बेचारे ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो अगर ये ऐसी पॉलिसी में भर्ती करनी ही नहीं है। दूसरा, मैं समझता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बवानी खेड़ा के अंदर मेरे 10 साल के कार्यकाल में हुड्डा साहब के जब सरकार थी, मेरिट के ऊपर लगी, और हमारे क्षेत्र का जो हक बनता था गरीब आदमी का, मेरे कार्यकाल में 4,500 नौकरी लगी थी। हमारे 36 बिरादरी के लोग, चाहे वो कार्यकर्ता था चाहे नहीं था, मेरिट के आधार पे कोई माई का लाल ये कह दे, मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई नौकरी लगे हुआ बच्चा ये कह दे किसी के 5 पैसे लगे हो तो हम दोषी। नौकरी लगने वाला तो कहता ही नहीं कि मैंने पैसे देकर नौकरी ली है। और कांग्रेस में ये भी बात थी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो अपने चहेतों को ज़्यादा वो दिया जाता, तवज्जो दी जाती थी और पैसे भी लिए जाते थे। और पिछले दिनों हमारे जो आपके कांग्रेस के सांसद बने हैं JP जी,
उन्होंने भी कहा था कि अपने व्यक्तियों को लगाना कहाँ गलत बात है। देखिए अमन जी, मैं आप जो बात कह रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल निराधार है पैसे की बात। नौकरियाँ मेरिट के आधार पे लगी, मेरिट के आधार पे लगाई गई, और हमने इसमें बिल्कुल इस बात को हम मानते हैं। चाहे हमने कुछ करना पड़ा, जो बाहर के जो ये आज के दिन तो हरियाणा के बाहर के बच्चे लगे, पीछे एफडीओ लगे, जेई की भर्ती थी उसमें बाहर के बच्चे लगे, गुजरात के बच्चे लगे। हाँ, हमारी ये बिल्कुल प्रायोरिटी थी कि हरियाणा का बच्चा हरियाणा की सरकार में लगे, हमारे हरियाणा का बच्चा हरियाणा में लगे। ज़्यादातर ये हमने जो भी कर सके हमने किया, हरियाणा के लोगों के लिए किया, हरियाणा के नौजवान बच्चों के लिए किया। हमारी जितनी भी भर्तियाँ हुई उन भर्तियों में हमने हरियाणा के बच्चे लगाए, और इन लोगों ने तो आज देखिए पीटीआई की उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उनका क्या कसूर है? वो बेचारे हटा दिए। आज जो फौज की भर्तियाँ होती थी, ये कह रहे हैं अगर ये फौज की अग्निवीर अगर कांग्रेस का कार्यकाल अंदाज या कांग्रेस की सरकार होती हिंदुस्तान में, ये बीजेपी और आरएसएस के लोग इस सारे देश को जुड़वा देते। ऐसी ऐसी स्कीम लेके आए हैं लोग, ये देश को भी बर्बाद करेंगे, नौजवानों का भविष्य बर्बाद करेंगे। बोलिए, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं बीजेपी के कि अग्निवीर सही है, उसके बाद में ये कह रहे हैं कि हमने अग्निवीर का कोटा दे दिया, हम सीआरपीएफ में देंगे, बीएसएफ में भी देंगे, कई बार कह रहे हैं हम डी ग्रुप के हरियाणा में लगाएंगे, उसमें भी देंगे। ये क्यों बार बार उनकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं? जब उनको परमानेंट नौकरी मिलेगी फौज के अंदर है, वो वहाँ से रिटायरमेंट होके आएंगे, देश की सेवा करके आएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराएंगे। तो आप ये बताइए, अगर एक फौजी, मैं खुद फौज में रहा हूँ, आज के दिन हथियारों की बहुत बड़ी लड़ाई है, आज के दिन बंदूक की लड़ाई नहीं रही। एक फौजी को ट्रेनिंग देने में कम से कम 3 साल लग जाते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है। वो 3 साल तो ट्रेनिंग पूरी करेगा, और ट्रेनिंग पूरी करके फिर यहाँ घर आ जाएगा, और फिर उसको नौकरी की गारंटी नहीं। क्यों ये बेकाम की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी जी ने, हमारे आदरणीय सांसद महोदय दीपेंद्र हुड्डा जी ने, हुड्डा साहब ने, हमने हरियाणा में ये हमने खड़गे साहब से मैंने भी बात की, हमारी मीटिंग थी कि हमारी सरकार हिंदुस्तान में जब भी बनेगी इंडिया गठबंधन की, ये अग्निवीर खत्म हो जाए करेंगे। हरियाणा में जो पहले कोटा फौजियों को मिलता था, पूरी जो नौकरी मिलती थी, उसी तरीके से मिलेंगे। तो ये लोग गुमराह कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ जितना जल्दी बीजेपी सरकार, अगर इनका समय सेंटर में मुझे लगता नहीं सरकार लंबी चलेगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितना जल्दी ये योजना है इसको वापस लिया जाए, ताकि आने वाला भविष्य और हमारे बच्चों का भविष्य सेफ हो सके। अच्छा, भविष्य जो बच्चों का वो तो सेफ कांग्रेस कर लेगी, सरकार बनाएगी तब, लेकिन जो कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं, उनका भविष्य सेफ नज़र नहीं आ रहा। पिछले दिनों सोनीपत के जो विधायक थे पंवार जी, वो गिरफ्तार किए हैं ईडी ने। राव दान सिंह आपके लोकसभा के जो उम्मीदवार रहे, उनके घर पर भी ईडी की रेड हुई, और आपके हलके के कांग्रेस के नेता हैं मास्टर सतबीर रतेरा, उनके घर पर भी ईडी की रेड हुई। तो ये जो ईडी की रेड होती है, सीबीआई जांच करती है, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि हर बार जो कांग्रेस के नेता कहते हैं कि दबाव बनाने के लिए इस प्रकार से जो सरकारी विभाग है उनका इस्तेमाल सरकार कर रही है। बिल्कुल ठीक है अमन जी, आपने कहा ये जो बदले की भावना, मैं खुद भुगतभोगी हूँ। ऐसा नेशनल पार्टियाँ जो होती थी उसमें ऐसा बदले की भावना नहीं होती थी, और जो क्षेत्रीय पार्टी होती थी, क्षेत्रीय पार्टियों का मकसद ये था कि विरोधी को बिठाना, विरोधी को ख़त्म करना। अब उसी नीति पे आज बीजेपी विपक्ष, खास करके कांग्रेस पार्टी है, उसको ख़त्म करना। हमारे कांग्रेस पार्टी के किसी ऐसे नेता को, जो बड़ा नेता है, जो अपने क्षेत्र का अपना प्रभाव रखता है, उनके ऊपर लगभग जब भी इलेक्शन आता है पूरे देश में, ये ईडी का प्रभाव डाल के, तरह तरह के झूठे मुकदमे डाल के, ये बीजेपी की एक फितरत हो गई है। और मैं समझता हूँ प्रजातंत्र के अंदर आज के दिन बहुत बच्चे, नौजवान जो बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, इन चीज़ों को, जो नाजायज़ चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते हैं। और दूसरा जो है, ऐसे समझते हों कि हम सरकार बना लेंगे। हिमाचल में इन्होंने क्या किया था, हिमाचल में भी ऐसे ही किया था, कर्नाटक में क्या किया था। और दूसरा जो हमारे जो नेताओं पे मुकदमे बनाए हैं, अदालत है, कोर्ट है, सारी चीज़ मैं समझता हूँ न्याय होगा। मेरे भी बहुत, मैं समझता हूँ कि मेरे भी जितने मुकदमे बनाए शायद हिंदुस्तान में आज तक जिसमें किसी में बड़े नहीं होंगे। मेरे 302 लगा दी, खांडक में कोई मर गया वो मेरे नाम, और कोई कहाँ मर गया वो मेरे नाम, कहाँ और कहीं घटना होगी वो मेरे नाम। तो उसमें क्या मिला? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। आरोप के घेरे में कई बार रहे हो आप। आरोप, बहुत आरोप लगे, लेकिन जो सोना होता है, सोने के दाग नहीं लगता। वो आरोप, जितने भी मेरे पे आरोप लगाए, आरोप लगाने वाले आज भुगत रहे हैं,
मैं पाक और साफ सोने की हीरे की तरह बिल्कुल निर्दोष निकला। और आज जो दान सिंह गिरन की बात जो की है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। सत्ता बदलती रहती है, कभी किसी की नहीं रही। अगर ऐसे कांग्रेस करती तो कितने साल ये कोई बचता ही नहीं। तो जो और इक्का दुक्का किसी ने गलत काम किया हो तो बीजेपी में रह के किया, वो किसी ने किया होगा तो कांग्रेस में कोई करने वाला नहीं है। अगर किया है, नाजायज किया, तो उसको अदालत दोषी ठहराएगी, उसको कानून के दायरे में आएंगे। आपके पड़ोसी हैं सतबीर रतेरा, उनके घर पर भी पड़ी थी रेड। देखिए, मैं ये समझता हूँ ऐसे लोग जो है ये बीजेपी के लोग हो सकते हैं। छोटे मोटे जो भी इन्होंने गलत काम करे होंगे तो वो वहीं हो सकता है, कांग्रेस में कभी नहीं हो सकता, कोई भी हो। एक खनन में क्या छुपा रहता है ऐसा? जो भी खनन में होता है, आपने भी काम किया है, रतेरा ने भी, और इस तरह बात करें जो तमाम ईडी की रेड होती है वो खनन से जुड़ा होता है। ऐसा क्या घोटाला करते हैं वहाँ पे वो? देखिए, मैं कोई पहाड़ का ठेकेदार नहीं रहा। हमने पहाड़ में से देखा, हमने काम किया है। और अब पिछले 10 साल में जितना खनन में घोटाला हुआ है इतना कभी नहीं हुआ। खनन के अंदर, डाडम के अंदर, यमुनानगर के अंदर आप जाके देखिए, सारी रातों रात बगैर पर्चियाँ, जैसे इन लोगों की सरकार में निकलती थी धक्काशाही, ऐसे धक्काशाही हुई है। और ऐसे लोगों ने पैसा अवैध तरीके से कमाया। अगर अवैध तरीके से किसी ने भी कमाया हो, अगर कोई 4 दिन पहले अगर कांग्रेस में कोई आ गया और बीजेपी में कोई घपला करके आया तो उसमें कांग्रेस क्या करेगी? वो तो उसको भुगतना ही पड़ेगा ना। वो तो अपना दबाव बनाएंगे, या तो उनकी पार्टनरशिप होगी या उनका हिसाब किताब ठीक नहीं हुआ होगा। अच्छा, हिसाब किताब पूरा नहीं दिया होगा बीजेपी वालों को, तो वो तो पकड़ेंगे। ये तो हिसाब किताब में गड़बड़ी है। अगर कोई मास्टर है तो मास्टर की तो 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है उसका। तो 100 गज का प्लाट बहुत मुश्किल पड़ता है उसका। मास्टर टीचर एक ईमानदारी की नौकरी होती है, और वो मतलब मुश्किल से शहर में कोठी मकान छोटा बना पाता अपने बच्चों को पढ़ाई। तो अगर कोई ज़्यादा कोई साम्राज्य किसी ने खड़ा करा होगा तो इसका मतलब कहीं कहीं आजकल मास्टरों के ज़्यादा ऊंचे मकान हैं। नहीं, मास्टर सभी नहीं होते। टीचर एक भगवान का रूप होता है और एक मार्गदर्शक है देश का, जो बच्चों का भविष्य है। हमारा टीचर था, हमने बहुत अच्छी शिक्षा दी। लेकिन अगर ये कोई साम्राज्य खड़ा करेगा बड़ा, मैं तो 3 बार विधायक रह लिया, हमारे घर में तब भी कूलर लगा हुआ है। या तो कोई ऐसा नहीं है, फौजी इंसान है। और मेरा तो एक ही काम है कि ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। और ईमानदारी जो होती है वो लंबी। चौधरी बंसीलाल जी इस देश के बहुत बड़े ईमानदार और विकास पुरुष रहे हैं। मैंने मेरे वो राजनीति के चौधरी सुरेंद्र सिंह गरू रहे हैं, और ईमानदारी के साथ हमने काम किया। और मैं दूसरे के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ, भवानी खेड़ा क्षेत्र के लोग जितना मेरे को 25 साल के दौरान में जितना मेरा लोगों ने साथ दिया, 36 बिरादरी के कार्यकर्ताओं ने, आज तक मेरे कार्यकर्ता लगभग शायद ही एक उदाहरण होगा, 25 साल के साथी मेरे साथ आज तक, और ईमानदारी से काम करते हैं। और दुख और सुख मेरे साथ जैसा भी समय आया मेरे पीछे खड़े पाए हैं। अच्छा, फौज साहब, बात करें कि विकास कार्यों की, 15 साल विधायक रहे, मोटा मोटी कहें तो भवानी खेड़ा को क्या दिया आपने, जो अब की बार है आपका नाम आया तो लोग आपको वोट दें? मैं ये समझता हूँ कि भवानी खेड़ा में जो मेरा 10 साल का जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, और मैं यहाँ विधायक था, CPS भी था। 10 साल में जो मैं काम करा पाया, जो काम किए, स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। एक इतिहास पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जब मुख्यमंत्री जी की हमने भवानी खेड़ा रैली कराई तो एक दिन के अंदर 28 कईयों की आधारशिला रखी और कईयों का हमारी विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। उसमें सबसे बड़ी 2 योजना थी। एक तो हमारा जो 50 साल से बहुत बड़ी मांग थी क्षेत्र की, कोई भी क्षेत्र या कोई घर या कोई देश प्रगति जब करेगा जब शिक्षा होगी, अच्छी शिक्षा मिले, घर के नज़दीक मिले, तो जब आदमी आगे बढ़ सकता। हमारा एक महिला कॉलेज की बहुत बड़ी मांग थी। मैं सबसे पहले मैंने महिला कॉलेज भवानी खेड़ा के अंदर बनवाया, और वो महिला कॉलेज इतना अच्छे तरीके से, इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है वहाँ। मैं ये समझता हूँ कि हरियाणा के अंदर कोई सबसे ज़्यादा कोई अच्छे माहौल में और एक आलीशान बिल्डिंग भवानी खेड़ा के अंदर बनवा के हमारी वहाँ की बेटियों को वहीं BA की शिक्षा वहीं मिलती है। और हमारा समाज में जैसे काम ग्रामीण में थोड़ी सी कुरीतियाँ हैं, मानना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे एजुकेशन आया है, शिक्षा आई है, तो ये भेदभाव, छुआछूत, ये शिक्षा आने से ही दूर होती है।
तो हमारे जो अब लोग अब शिक्षित हो गए गाँव के, नहीं पहले तो अपनी बेटी को बाहर नहीं भेजते थे। अगर मेरे गांव की, जो सिपर गांव की या रतेरा गांव की लड़की भिवानी आती थी बीए करने, आना जाना 2.5 घंटे आना, 2.5 घंटे जाना, 1 घंटा रोड के ऊपर, तो माँ बाप लड़की को बीए करने के पढ़ाई के लिए नहीं भेजता था। तो वो नज़दीक होने के बाद में यहाँ शिक्षा मिल रही है। उसके बाद में सबसे बड़ा कोई काम मैं अपने जीवन का मानता हूँ तो हमारी जो यूनिवर्सिटी प्रेमनगर के अंदर, जो हुड्डा साहब के द्वारा मैंने मंजूर कराई, प्रेमनगर के अंदर हमने 100 एकड़ ज़मीन यहाँ यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज की दोनों चीज़ मैंने मंजूर कराई यहाँ, और ये फ्री में प्रेमनगर पंचायत से मैंने दिलाई थी, हमारी यूनिवर्सिटी बन गई। और जमालपुर के अंदर ITI, खरक के अंदर जो विधायक जी का बिशंबर वाल्मीकि जी का खुद का गांव है, ITI मैंने मंजूर कराई थी। और वहाँ सारी चीज़ें, हमारा जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस लगभग पूरा हो गया था। उसके बाद में हमारी सरकार चली गई और वो प्रोसेस विधायक जी ने, मंत्री जी ने, बिशंबर जी ने उसको बंद करा दिया। तो एजुकेशन के लिए मेरे टाइम में जो 50 साल में भी जितने स्कूल अपग्रेड कराए, जो नए प्राइमरी के स्कूल मैंने नए चालू करवाए, नई बिल्डिंग बनवाई, और +2 के नए स्कूल करवाए, चाहे आप जमालपुर का स्कूल की बात हो, लड़कियों का स्कूल हो, चाहे भवानी खेड़ा की स्कूल की बात हो, चाहे आप बहुत बड़सी के स्कूल की बात हो, मैंने 25 स्कूल अपग्रेड कराए। तो ये एजुकेशन का मैंने काम कराया। और दूसरा जो सबसे बड़ा, जो मैं अपने जीवन की जो विकास की धरोहर मानता हूँ, जो भिवानी घग्गर ड्रेन, जो भिवानी यहाँ डूबती थी, और ये पानी जो बरसात का टाइम का और सीवरेज का पानी जो है यहाँ बहुत क्षेत्र को ख़राब करता था, वो घग्गर ड्रेन हमने बनवाई, जो गुंजार धमाना, जो भवानी खेड़ा का लास्ट काम होता था, ये ड्रेन वहाँ जाके तक काम करती है। दूसरा, कुंगड़ के अंदर, हमारी फ्लड के अंदर बहुत बड़ा नुकसान होता था। वहाँ ज़मीन का, जो किसान का लेवल जो ज़मीन का नीचे था, और पानी जो बरसात के टाइम होता था तो वो ख़त्म हो जाती थी फसल उसकी। वहाँ पूरी ड्रेन, लगभग 100 करोड़ की ड्रेनें मैंने वहाँ, कुंगड़, खेड़ी और आगे अलग मिलकपुर तक पानी उनको मिलता है। इधर का पानी फालतू वो निकल जाता है और किसान का फायदा। तीसरा, जो सबसे बड़ा मैं अपने आप को विकास मानता हूँ, जो मिथाथड़ और धनाना, जो इन लोगों का गढ़ रहा, 50 साल तक किसान बर्बाद हुआ है यहाँ। और पानी, फ्लड में पानी भर जाता था, 2-2, 3-3 साल फसल नहीं बोती थी जी। और किसान की फसल नहीं होती थी, ना उनको मुआवजा मिलता था। मैंने लगभग 90 करोड़ से, हुड्डा साहब से पत्थर लगवा के 90 करोड़ की जो ड्रेन है, ये ड्रेन बनवा के इनकी जीवन रेखा मानते हैं इस ड्रेन को। जैसे चाहे खरक कलंगे की बात है, वहाँ हमने ड्रेन बनाई। दूसरा, ड्रेन का व्यवस्था करी। तीसरी, हमने जो सबसे बड़ी एक दिक्कत जो हमारा पुराना हल्का होता था, नलवा और कुंवारी बालाबास, जो सुंदर नहर का पानी टैल पे जाता था, तो वो टैल तक पानी नहीं पहुँच पाता था। तो मैंने हुड्डा साहब से नलवा के अंदर एक भवानी खेड़ा की मीटिंग करके, वहाँ जिंदल साहब के नाम से भाखड़ा नहर, जो चौधरी बंसीलाल जी ने, जो BNC बोलते हैं, उस नहर से रजवाया मंजूर कराया। और दूसरा, जमालपुर सिपर माइनर, ये मैंने जो किराड़ के, जमालपुर के, सिपर के जो भी खेत हैं, इधर ये नया मंजूर कराया। कई माइनर हमने, जो तालू सिवाड़ा माइनर, ये सारे रिमॉडलिंग कराई जी। तो कई हमने माइनर बनाए ताकि किसान को पूरा पानी मिल सके और पूरी व्यवस्था। खुद साहब, पिछली बार मार्जिन रह गया था 8-10 हज़ार वोटों का, अब की बार कवर कर पाएंगे? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। हवा हमारे विपरीत थी, आज हमारे हवा पक्ष में है कांग्रेस की सरकार। और इससे सिद्ध होता है, जो अभी जो लोकसभा, हमारे जो भवानी खेड़ा हिसार लोकसभा पड़ता है, हमारा सांसद मेरी तरह बहुत संघर्ष, मेरा पुराना साथी भी है, मेरे साथ 2 बार MLA भी रहा, जयप्रकाश जी, वो सांसद बने हैं। पिछली बार जो लोकसभा का इलेक्शन था, भवानी खेड़ा से लगभग कांग्रेस 57,000 वोटों से आ रही थी, लगभग 57,000 वोटों से। भव्य बिश्नोई कांग्रेस का उम्मीदवार था, और चौधरी विजेंद्र सिंह जो अब कांग्रेस में आगे, वो विजयी हुए थे 57,000 से। अब की बार हमने वो 57,000 को भी कवर किया, मेहनत करके मैंने और हमारे साथी कार्यकर्ताओं ने, सब ने मिल के 57,000 भी कवर किए। मोदी के नाम की एक भरम जाल भी फैला रखा था पूरे देश में, मोदी आएगा, तीसरी बार आएगा, उसको भी हमने हटा के, और फिर कांग्रेस यहाँ से विजयी हुई। और जब लोकसभा का इलेक्शन विजय हो गया, तो विधानसभा में तो बहुत बड़ा मार्जिन से हम जीतेंगे, क्योंकि हुड्डा साहब ने जो काम किए हैं, जो मैंने जो काम किए हैं, जो हमारी कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की है, और हमारे जो आदरणीय प्रभारी जी हैं, उन्होंने भी आके यहाँ बहुत प्रयास किए हैं, तो सबको मजबूत करने की, पार्टी का काम करें, एक होकर काम करें। तो उससे मुझे लगता है कि आने वाला समय हरियाणा में जो सबसे बड़ी मार्जिन से अगर कोई सीट जीत होगी,
तो भवानी खेड़ा की अगर मेरे को टिकट मिलती है तो सबसे बड़े मार्जिन वाली जो 5-4 सीट होंगी उसमें से भवानी खेड़ा का नाम होगा, कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। एक बात चलती है कि रामकिशन फौजी थोड़े घमंडी टाइप के इंसान हैं। घमंडी टाइप तो नहीं कह सकता, सच्चा टाइप का इंसान तो मैं हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे से झूठ बर्दाश्त नहीं करी जाती। एक तो 2 मेरी क्लास थी, एक तो फौज में झूठ नहीं चलती, फौजी आदमी झूठ नहीं बोलता। और दूसरा मेरा जो गुरु था, जो राजनीतिक गुरु, वो चौधरी बंसीलाल था, वो में भी कभी झूठ नहीं ना तो बर्दाश्त करी ना वो कभी झूठ बोलता था। तो झूठ का जो है ना, मुझे मैं मान सकता हूँ। और घमंड का फौजी का क्या काम है? मैं तो ज़मीन से जुड़ा हुआ एक छोटे से किसान का बेटा हूँ। और अगर लोग अगर मेरे को साथ देंगे, मेरा अगर समर्थन करेंगे, तो अगर अब की बार कई बार का विधायक होने के नाते क्षेत्र को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। क्यों मिलेगा? 1-2 बार का मिले तो मुख्यमंत्री जी काम कराने में बहुत मुश्किल होती है। जब 2-3 बार पर काम सीखने, अगर पहली क्लास का बच्चा होगा तो उसको पहले कई बार ए करना पड़ेगा, फिर बी पढ़ना पड़ेगा, तो ये ABCD जड़ तक सारी चीज़ें सीख ली। इस क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास कराएंगे और हो सकता है मिलजुल के हम काम करेंगे। संकोच से थोड़ा बहुत की टिकट कट सकती है। देखिए, वो हाईकमान का काम है, मेरा तो एक ही काम है, ना मुझे संकोच है ना किसी प्रकार की मेरी चिंता है। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता होने के नाते आदरणीय हमारे जो चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जो सांसद है, बहुत ही लोकप्रिय, बहुत एक अच्छे सामाजिक और अच्छे जो राजनीतिक, उनके साथ मिलके काम करने का मौका मिला है, हुड्डा साहब के साथ काम करने का मौका मिला है। और जो हमारी आज हिसाब जो कांग्रेस पार्टी ने जो बीजेपी से हम हिसाब लेने लग रहे हैं, भड़क रही है बीजेपी, मुख्यमंत्री जी बौखलाए हुए हैं, सुबह से शाम तक वो कह रहे हैं कि हमारे से हिसाब मांग रहे हैं। प्रजातंत्र है भाई, ये कोई अंग्रेजों का राज थोड़ी है। हम विपक्ष में हैं, कांग्रेस पार्टी हमारी जो है विधायक दल के हमारे नेता हैं हुड्डा साहब, हम 10 साल का कार्यकाल सरकार रही है, हिसाब तो सत्ता पक्ष से मांगा जाता है, तो वो दे हिसाब। अगर काम किया तो काम तो किया नहीं, और हिसाब वो कह रहे हैं कांग्रेस से हिसाब लो, हम देने लग रहे हैं। आप मीडिया आए, हमने बताया ये काम किया है। हमारे हिसाब दे गए नायब सिंह सैनी पिछले दिनों जनसभा में 10 कामों में से 6 कांग्रेस के गिनवा गए और एक अधिकारी पर गाज भी गिर गई। हाँ, ये भी आप बिल्कुल ठीक है अमन जी, के पीछे जो है हमारे विधायक जी, मंत्री जी भी कह रहे हैं बौनीखेड़ा में कॉलेज बनने बनवाया, तो बौनीखेड़ा के लोगों के पास जाके पूछ लो। ये तो ये बना विधायक बनने से पहले कॉलेज चालू हो गया, तो इसने कैसे बनवा दिया? तो ये हो सकता है ये खानक वाला पहाड़ है, तो शाम का जो पहाड़ है, ये भी इनने बनवाया हो। ये लोग जो है अब बौखला रहे हैं। 5 सीट आने के बाद में लोकसभा की, और 5 सीटें भी हमारी मतलब बहुत थोड़े मार्जिन से, आप ये देखिए थोड़े मार्जिन पे हमारी, हमारी महेंद्रगढ़ की सीट बिल्कुल मामूली मार्जिन से हमारे यहाँ। तो हिसाब तो हम लेंगे और प्रजातंत्र में हिसाब लेके रहेंगे, ये कोई अंग्रेजों का राज नहीं है, और जनता हिसाब लेगी। और जब आज नहीं देंगे तो गांव में जब विधानसभा भंग हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी, बीजेपी के लोग जब गांव के चौक में और अदालत में जाएंगे, लोग जब हिसाब लेंगे। हिसाब हम लेंगे, और हिसाब हमारा जो कार्यक्रम है दीपेंद्र जी का, जो हिसाब ले वो कार्यक्रम, मैं भी 4-5 दिन उनके साथ रहा हूँ। बहुत बड़ा मैंने मेरी ज़िंदगी के अंदर इतना बड़ा झूम और इतना बड़ा बदलाव लोगों का, शहरों के अंदर, शहरों के लोग नहीं निकलते थे, रोडों पर ना। ये कह रहे हैं कि अब तो बीजेपी को जितना जल्दी दुखी हैं, किसान दुखी, मजदूर दुखी, नौजवान दुखी। आज के दिन अगर मैं ये ना कहूँ तो मैं समझता हूँ मेरी थोड़ी कमी रहेगी। मीडिया वाले दुखी, हर लोग दुखी, अस्पतालों में जाके देखे डॉक्टर नहीं, स्कूलों में जाके देखे टीचर नहीं, तो कहाँ? तो हिसाब हम लेंगे यार। कांग्रेस वाले भी दुखी, सरकार नहीं है तो भैया हम भी दुखी कि हमारे हरियाणा के साथ अन्याय हो रहा है। हम दुखी है, इसमें कोई तो नहीं, लेकिन क्योंकि हरियाणा के साथ अन्याय हो रहा है, हम हिसाब लेने लग रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ गई है, गुंडागर्दी बढ़ गई है। आज तो हंसी के अंदर बताते हैं, जो महाकान का MLA है बीजेपी का, जो भी हंसी के अंदर MLA इनका, उसके तांदी पिस्तौल, तो बड़ी गुंडागर्दी है। और मैं ये समझता हूँ अब तो बीजेपी ने हिसाब देना ही पड़ेगा, और नहीं तो आने वाले विधानसभा में हिसाब लोग लेंगे और बड़े मार्जिन से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, आपके हल्के में भवानी खेड़ा में दीपेंद्र हुड्डा कब पहुंच रहे हैं? हमारे खुशी की बात है अमन जी कि 3 अगस्त भवानी खेड़ा शहर के अंदर 4 बजे आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी और दूसरे उनके साथ नेता आएंगे, और हमारी जो तैयारियां हैं शुरू हो गई हैं, जो शहर में जाएंगे। और लोगों में बड़ी खुशी की खबर है, बड़े कार्यकर्ता बड़े खुश हैं, बहुत दिन लंबे समय से इंतजार था। 4 बजे का समय है, कल हमने मीटिंग बुलाई है। मैं ये समझता हूँ अब की बार का जो प्रोग्राम है जो दीपेंद्र हुड्डा जी का हिसाब दो बीजेपी वालों से हिसाब लेंगे, और भवानी खेड़ा के जो हमारे विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, वो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, उनको भी जगाने का काम करेंगे। जी।
फौजी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी लंबी चर्चा हमने आपके साथ की, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रामकिशन फौजी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन 3 बार के विधायक हैं, पूर्व CPS हैं और लगभग 10 सालों से विपक्ष में बैठे हैं, सरकार आने का इंतज़ार कर रहे हैं और अब की बार उम्मीद है उन्हें कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भवानी खेड़ा के साथ साथ हरियाणा प्रदेश का विकास है जो पहले कांग्रेस ने छोड़ा था उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। तो जिस प्रकार से फौजी साहब को आपने सुना, तमाम नेताओं से चर्चा करेंगे और जो सत्ता में बैठे हैं विधायक उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ काम करवाए हैं और जो विपक्ष में नेता हैं उनसे भी पूछेंगे कि उनके राज में क्या काम हुए थे और पिछले 10 साल में क्या काम हुए हैं। साथ के साथ जनता का सर्वे आप द हरियाणा के इस चैनल पर देख रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके भवानी खेड़ा हलके की राजनीति के बारे में चर्चा ज़रूर करें कि भवानी खेड़ा हलके से 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से किसको टिकट मिलेगी और जिसको टिकट मिलेगी क्या बीजेपी के कैंडिडेट को हराने का काम करेगा या फिर नहीं। धन्यवाद, नमस्कार। मेमन जी आपका बहुत धन्यवाद, आपकी टीम का धन्यवाद और आपका चैनल का धन्यवाद, शुक्रिया।